लालची छोले कुलचे वाला। शहर के बाजार में बिरजू का छोले कुलचे का ठेला था। बिरजू बस 30 रुपए में छोले कुलचे बेचा करता था। बिरजू के छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट और सस्ते थे। अरे भैया, एक प्लेट छोले कुलचे दे दो। एक प्लेट हमारे लिए भी लगा दो। जी अभी लगाता हूँ। बिरजू के कुछ कस्टमर्स बंधे हुए थे और वो हमेशा वहाँ आकर छोले कुलचे खाया करते थे। हर दिन बिरजू 500 से 600 रुपए तक कमा लिया करता था और खुशी खुशी अपने घर चला जाता था। बिरजू के घर में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन साधना रहती थी। साधना कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। भैया, आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे थोड़ा सब्र रख, अभी थक हार के आया है वो, कम से कम उसे पानी तो पिला दे। साधना दौड़ के भीतर गई और एक गिलास पानी लेकर आई। माँ, मैंने भैया के लिए चाय भी बनाई है। ये अच्छा किया। छुटकी, तू कुछ बोल रही थी ना? हाँ भैया, कल कॉलेज में फीस भरने की लास्ट डेट है। अरे हाँ, कितनी फीस भरनी है? 20,000 रुपए। ठीक है। बिरजू अपनी अलमारी से अपने बचत के पैसे ले आया और 20,000 गिनकर साधना को दे दिए। धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छे हो। साधना पैसे लेकर वापस अंदर चली गई। तभी बिरजू ने देखा कि माँ कुछ खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ अम्मा, तुम काहे परेशान हो? इस घर का करता धरता तू है। अब तू इतने पैसे बहन की पढ़ाई में लगाएगा तो उसके ब्याह में पैसे कहाँ से लगाएगा? बेटा, इस पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। तू पैसे बचा और वो तेरी बहन के ब्याह के काम आएंगे। अम्मा, काहे चिंता कर रही हो? छुटकी का ब्याह हम बहुत धूमधाम से करेंगे। अब पहले उसे पढ़ाने दो, अभी वो छोटी है। इससे 2 साल छोटे थे हम जब हमारा ब्याह हो गया था। माँ, वो जमाना और था, ये और है। उसे पढ़ने दो। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही हम एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसका ब्याह कर देंगे। ठीक है। कभी छोले कुलचे का ठेला अच्छा चलता तो कभी ग्राहक कम आते थे। इसी तरह 1 साल बीत गया। अब साधना की पढ़ाई खत्म होने में बस कुछ ही महीने रह गए थे। जो भी पैसे बिरजू ने बचाए थे उसमें से आधे से ज्यादा साधना की पढ़ाई में खर्च हो गए थे। ये सोचकर ही माँ परेशान थी। हे भगवान, अब तुम ही हमारे बिरजू को समझ दो। साधना के ब्याह के लिए पैसों का इंतजाम कर दो भगवान, कृपा करो। तभी बिरजू घर आया। बिरजू, हमने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है साधना के लिए। लड़का इंजीनियर है और 20,000 रुपए कमाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। आगे की बात बढ़ाने से पहले हमने सोचा कि एक बार तुमसे पूछ लें। अच्छा रिश्ता है तो शादी में खर्चा भी अच्छा ही होगा ना? कोई बात नहीं अम्मा, तुम बात चलाओ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिरजू जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो साधना की शादी धूमधाम से कर सके, पर उसने माँ को ये बात नहीं बताई। अब बिरजू इस सोच से परेशान हो गया था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा और इसी बारे में बात करने के लिए वो अपने काका के घर गया। अरे आओ आओ बिरजू, कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं काका, साधना की शादी का सोच रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि शादी धूमधाम से करें। आप किसी को जानते हैं जो हमें कर्ज दे सके? कर्ज तो तुझे मिल जाएगा बिरजू, पर मेरे पास एक और रास्ता है जिससे तू ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकता है। वो कैसे काका? मेरा परिचित एक सेठ है, वो शादियों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें छोले कुलचे वाले की जरूरत है। तू कहे तो तेरी बात करवा दूं। नेकी और पूछ-पूछ, अभी बात करवा दीजिए काका, आपका बड़ा एहसान रहेगा। बिरजू के काका उसे शादियों के इवेंट करने वाले के पास ले गए। प्रणाम सेठ जी। अरे आओ आओ। सेठ जी, आपको एक छोले कुलचे वाले की जरूरत थी ना? ये बाजार का मशहूर छोले कुलचे वाला है। इसके छोले कुलचों का स्वाद ही निराला है। अच्छा, मुझे ऐसे ही किसी की तलाश थी। बेटा एक काम करो, कल एक शादी है, तुम वहीं आ जाओ।
देखते हैं लोगों को तुम्हारे छोले कुलचे कितने पसंद आते हैं। जी सेठ जी, मैं पहुंच जाऊंगा। अगले दिन बिरजू ने शादी में छोले कुलचे का स्टॉल लगाया और मेहमान छोले कुलचे का स्वाद ले लेकर खा रहे थे। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसे छोले कुलचे तो कई सालों से नहीं खाए मैंने। पहली शादी में ही बिरजू के छोले कुलचे हिट हो गए और सेठ ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए। वाह बिरजू, तेरे हाथ में तो जादू है। ये ले, और 2 दिन बाद बगल वाले गांव में शादी है, समय पर पहुंच जाना। जी बिल्कुल। बिरजू खुश था। वो अपने ठेले पर भी छोले कुलचे बेचता और जिस दिन उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता वो शादियों में बेचता। ऐसे ही 1 महीना निकल गया। एक शादी में अचानक मेहमान बढ़ गए। छोले कुलचे तो बस 100 लोगों के लिए ही बने थे और मेहमान लगभग 200 थे। अब बिरजू परेशान हो गया था। तभी सेठ उसके पास आए। सुन बिरजू, मैं जानता हूँ कि लोग ज्यादा हैं और सामान कम। एक काम कर, पहले से छोटे कुलचे बना और छोले में ज्यादा पानी मिला दे। पर किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। शादी में लोग बस खाने आते हैं। तू वैसा ही कर जैसा मैं बोल रहा हूँ। बिरजू ने छोले में पानी मिला दिया और छोटे छोटे कुलचे बनाने लगा। मेहमान छोले कुलचे खा रहे थे और किसी को पता नहीं चला कि छोले कुलचे में मिलावट थी। शादी के बाद बिरजू को अपने पैसे मिल गए। अगले दिन बिरजू अपने ठेले पर था। शादी में तो किसी को कुछ पता नहीं चला, तो क्या मैं वही यहाँ भी करूँ? इससे तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। वाह! इस सोच के साथ बिरजू ने छोले में पानी मिला दिया और कुलचे भी छोटे छोटे बनाने। 1 प्लेट छोले कुलचे देना। बिरजू ने छोले कुलचे दिए। उस ग्राहक ने खा लिया। लगता है बिरजू, तुम्हारे छोले कुलचे में कुछ ज्यादा ही स्वाद है। पूरी प्लेट खाकर भी मेरा पेट नहीं भरा। एक काम करो, 1 और प्लेट दे दो। बिरजू ने 1 और प्लेट छोले कुलचे दे दिए। इस तरह 1 प्लेट खाने वाला ग्राहक 2-2 प्लेट छोले कुलचे खाने लगा। बिरजू की आमदनी बढ़ गई। वो बहुत खुश हो गया। कुछ ही महीनों में बिरजू ने इतने पैसे कमा लिए जिससे उसकी बहन की शादी धूमधाम से हो सके। माँ, अब पैसों की कोई चिंता नहीं। तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी है बेटा। कुछ महीनों बाद साधना की शादी बहुत ही धूमधाम से उस इंजीनियर लड़के के साथ हुई। शादी में छोले कुलचे भी थे और ये छोले कुलचे पहले की तरह बिना पानी और बड़े बड़े थे। ये कुलचे तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, नहीं? हाँ, जो ठेले पर बिकते हैं वो तो इसके आधे भी नहीं होते। शादी कुशल मंगल संपूर्ण हो गई। अगले दिन जब बिरजू ने ठेले पर छोले में पानी मिलाई और छोटे छोटे कुलचे बनाए तो लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वाह बिरजू भैया वाह! कल आपकी बहन की शादी में जो छोले कुलचे थे वो तो बहुत गाढ़े थे और कुलचे भी बहुत बड़े बड़े थे, और आप यहाँ जो बेच रहे हो वो तो इतने छोटे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये और वो एक जैसे ही हैं। नहीं भैया, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। कुलचे इतने बड़े बड़े थे। लगता है अब ज्यादा मुनाफे की लालच में छोटे छोटे कुलचे बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम सब समझते हैं अच्छे से। वो औरतें वहाँ से चली गई और पूरे बाजार में ये बात फैल गई कि बिरजू छोले कुलचे में मिलावट करता है। धीरे धीरे उसके ग्राहक कम हो गए। अब बिरजू दिन भर ठेले पर मक्खियाँ मारते बैठा रहता था। इससे अच्छा तो पहले था। कम कमा रहा था पर कम से कम ग्राहक तो थे। परेशान बिरजू एक बार फिर अपने काका के पास गया और उन्हें सारी बात सच सच बता दी। मेरे लालच की वजह से मेरा अच्छा खासा धंधा डूब गया, लेकिन अब मैं क्या करूं काका? अब एक ही रास्ता है, तू दूसरे शहर जा और वहाँ पूरी ईमानदारी से छोले कुलचे बेच, बिना लालच किए। आप सही कह रहे हैं काका। अब जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा काका, मैं कसम खाता हूँ। बिरजू को काका की बात सही लगी और कुछ ही दिनों में बिरजू दूसरे शहर आ गया, फिर से नई शुरुआत करने। छोले कुलचे ले लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म छोले कुलचे।
ज्यादा पैसों के लालच के कारण बिरजू का भट्टा बैठ गया था और धंधा बर्बाद हो गया था और उसे वापस से नई शुरुआत करनी पड़ी। इससे तो अच्छा होता कि वो लालच करता ही नहीं। आलसी बेटा। रोशन यादव बहुत ही मेहनती किसान था। रोशन की पत्नी कई बरसों पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी। रोशन के 2 बेटे थे, चमन और रमन। दोनों बेटे एक नंबर के आलसी और कामचोर थे। सारा दिन दोनों घर में सोए रहते थे, ना घर का काम करते और ना ही पिताजी की खेती में मदद करते। ये देखकर रोशन यादव हमेशा चिंता में रहता। सारा दिन घर में सोए रहते हैं। जल्दी उठो चमन रमन। क्या हुआ पिताजी? मेरे साथ खेत चलो, खेती करनी है। मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या काम किया जो थक गया है? सुबह से बैठ बैठ के थक गया हूँ। रमन, तू चल, मैं अकेले खेत नहीं जोत सकता हूँ। पिताजी, आपको पता है ना, धूप में जाने से मेरा सर दुखता है। मैं नहीं आ सकता हूँ, आप किसी और को ले जाइए। लानत है तुम दोनों पर। नौजवान हट्टे कट्टे होकर यूं दिन भर पड़े रहते हो। रोशन यादव अपने दोनों बेटों से तंग आ गया था। वो अकेले ही धूप में खेती करने चला गया। धूप तेज होती जा रही थी। रोशन के सिर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो फिर भी खेत जोतता रहा। काफी घंटों तक कड़कती धूप में खेती करने के कारण रोशन यादव बेहोश होकर खेत में गिर जाता है। आसपास के किसान रोशन को उठाकर उसके घर ले आते हैं। चमन और रमन अभी भी बिस्तर पर सोए हुए थे। चमन रमन, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे पिताजी खेत में काम करते करते बेहोश हो गए और तुम दोनों सो रहे हो। अरे भैया उठो, देखो पिताजी बेहोश हो गए हैं। काका, अब पिताजी को यहीं सुला दीजिए। कमबख्त, तुम जैसे बेटे होने से अच्छा है ना हो। गांव वालों ने रोशन को खटिया पर सुला दिया और उनके दोनों बेटों को कोसते हुए चले गए। कुछ समय बाद रोशन यादव को होश आता है। वो देखता है कि उसके दोनों बेटे जमीन पर सोए हैं, जैसे कि उन्हें अपने पिताजी की कोई फिक्र ही ना हो। ऐसे बेटे दिए हैं भगवान तुम्हें, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनका बाप जिए या मरे। अब बस हुआ, जब खुद करना पड़ेगा तब रोटी चावल के भाव समझ में आएंगे। बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़ दूं, ताकि ये लोग खुद कमाना सीख जाएं, ताकि तुम लोग खुद कमाना सीख जाओ। रमन चमन, मेरी बात सुनो। पिताजी, आप होश में आ गए? हटिए पलंग से, जमीन पे सोते सोते पीठ अकड़ गई मेरी। हाँ पिताजी, आप जमीन पे सो जाइए। आपको जमीन पर सोने की आदत जो है। मेरी बात सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, वहीं रहूंगा। आपके साथ हम दोनों भी जा रहे हैं ना? मैं तुम दोनों को पाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों का बाप हूँ, वो नहीं। मुझसे जितना हुआ तुम दोनों के लिए मैंने किया। अब मैं कुछ साल आराम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। पिताजी, फिर हम दोनों कैसे रहेंगे? घर और खेत तुम दोनों के नाम पे कर दिया है, जो चाहे करो। घर में सोते रहो या खेती करो, तुम दोनों की मर्जी। मैं तो जा रहा हूँ। चमन और रमन को लगा शायद उनके पिताजी उन्हें बस डरा रहे थे। उन दोनों ने भी पिताजी की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह होते ही रोशन यादव घर से चला जाता है। बिना कुछ कहे दोनों भाई दोपहर के 2 बजे सोकर उठते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना दे दो मुझे। पिताजी, खाने में क्या है? लगता है पिताजी सच में चले गए हैं। पिताजी शाम तक आ जाएंगे, हमें छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं। हाँ भैया। दोपहर से रात हो गई, पर रोशन यादव घर वापस नहीं आए। दोनों भाइयों ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर सो गए। लगता है पिताजी कल सुबह आएंगे, चल सो जाते हैं। अगले दिन भी रोशन यादव नहीं आए। दिन बीतते गए, पर रोशन यादव घर नहीं लौटे। चमन और रमन बस खाते और सोते। धीरे धीरे करके उनके घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। भैया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? और लगता नहीं कि पिताजी भी घर आएंगे। हाँ,
अब करें भी तो क्या करें, खेती वेती मेरे बस की नहीं है। गांव में एक बाबा आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। चलो बाबा को अपनी परेशानी बताते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो। रमन और चमन दोनों बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। वो दोनों बाबा को ये बताते हैं कि उन दोनों के आलसी स्वभाव से ऊबकर उनके पिताजी घर छोड़कर चले गए। बाबा, हमारे पास खेत है, पर हमें खेती नहीं करनी है, बस खाना और सोना है। हाँ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं हो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक काम करो, अपने खेत के कागज ले आओ, मेरे पास एक उपाय है। दोनों भाई दौड़कर जाते हैं और खेतों के कागज लेकर लौटते हैं। तुम दोनों इस कागज पे अपना दस्तखत कर दो, मैं हर महीने तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। सच्ची? हाँ, अब तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आराम करो बच्चा, ये दस्तखत कर दो। रमन और चमन ने कागजों पर दस्तखत कर दिए। बाबा ने उन्हें कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर दोनों घर लौट आए। अरे वाह, बाबा ने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। हाँ भाई, मैंने बोला था ना। हाँ, अब हम बस खाएंगे और सोएंगे। बिल्कुल, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिन तो दोनों भाइयों के बहुत आराम से पर कुछ दिनों बाद पता चलता है बाबा सारे गांव वालों को लूटकर भाग गया है। अब रमन और चमन के पास खेत भी नहीं थे खेती करने के लिए। दोनों भूख से तड़प रहे थे। भैया, अब क्या करें? हमारे खेत भी चले गए। अब समझ आ रहा है पिताजी सब कुछ कैसे करते थे। हाँ भैया, पिताजी ने बहुत कुछ किया था। तभी उनके घर में गांव के मुखिया जी आते हैं। रमन चमन, तुम्हारे पिताजी जाते जाते एक चिट्ठी और कुछ पैसे दे गए थे। उस चिट्ठी में लिखा होता है, जब मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगा तभी तुम दोनों को समझ आएगा। और बच्चों सुनो, जो पैसे हैं वो सोच समझ कर खर्च करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम दोनों बहुत काबिल हो। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। और ये पढ़कर वो दोनों भाई रो पड़े। हम इन पैसों से खेत खरीदेंगे और खेती करेंगे। हाँ भैया। जो पैसे पिताजी ने दिए थे उनसे दोनों ने एक छोटा सा खेत खरीद लिया और रमन और चमन मिलकर खेती करने लगे और खुद अपनी मेहनत से उगाए अनाज बेचकर उन दोनों ने पैसे कमाए। भैया, इन पैसों का क्या करेंगे? और जमीन खरीदेंगे और खेती करेंगे। दोनों ने उन पैसों से एक और खेत खरीदे। इस बार फसल दुगनी हुई और पैसे भी दुगने आए। वो बाबा भी पकड़ा गया जो इनके खेत बेचकर भाग रहा था। उन्हें अपने पुराने खेत भी वापस मिल गए थे और फिर रमन और चमन ने नया घर भी बना लिया। भैया, सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों खुश नहीं हैं। पिताजी की बहुत याद आती है। पिताजी हमारे साथ होते तो बहुत खुश होते। दोनों भाई अपने पिताजी को याद करके रोने लगे। तभी रोशन यादव की आवाज आई। अरे गधों, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे यकीन था तुम दोनों जरूर कुछ न कुछ कर लोगे। पिताजी, आप लौट आए। हमने आपको बहुत याद किया पिताजी। मुझे भरोसा था तुम दोनों पर और तुम दोनों ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। देखो, मैं तुम्हें क्या छोड़कर गया था और अब तुम क्या हो। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। पिताजी, अब हमें छोड़कर मत जाना। बिल्कुल नहीं, अब मेरे खाने और सोने के दिन हैं और तुम दोनों के काम करने के। एक बार फिर रोशन यादव का परिवार जुड़ गया। वो लोग एक साथ बहुत खुश थे और रोशन यादव के आलसी बेटे अब काबिल बन चुके थे। अंत भला तो सब भला।